हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ध्रुव चौधरी लेक्चर्स पर। देखो, इस नए वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, जो आपके 2023 को टारगेट करने वाले हैं। तो हम भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करते जाएंगे साथ साथ, ठीक। और हम न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट, ठीक। जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो देखो, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं 25, ठीक है, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें 10 और फिर हम डिस्कस करेंगे। एंड टोटल मिला करके हम जो आपकी फर्स्ट चैप्टर ना वैद्युत आवेश और क्षेत्र जो है, ये जो चैप्टर है, इस फर्स्ट चैप्टर से हम 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जो PYQ है भाई, इनसे बाहर आपको कोई ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा, ठीक। तो डिस्कस करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि वस्तु को, ठीक है, बस आपको ध्यान से समझना है, ठीक। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है पहला कि वस्तु का आवेशित या विद्युत में होने के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन को समझो आप ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु को आवेशित या विद्युत में होने के लिए जिम्मेदार क्या होता है। तो देखो, आवेशित और या विद्युत में तो एक मतलब ये होता है कि विद्युत में और आवेशित एक ही वर्ड है, ठीक है, एक ही इसका अर्थ निकलता है क्या, कि वस्तु का आवेशित कैसे कर सकते हो। तो देखो, वस्तु को आवेशित बस हम एक ही तरीके से कर सकते हैं, या तो उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या कर दें, इंक्रीजिंग कर दें, या उसमें से इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल दें। दो ही चीज़ें ना। अब इलेक्ट्रॉन अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन ग्रेड करवा देंगे तो उस पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ जाएगा, और उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकलवा देंगे बाहर तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। तो क्या होगा, वस्तु आवेशित हो जाएगी, ठीक है। वस्तु पर कैसा भी चार्ज हो सकता है, प्लस या नेगेटिव, बस हमें मतलब है यहाँ पर आवेशित, ठीक है। वो बस क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है आवेशित कैसे होगी, और उसके लिए उत्तरदायी होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। क्योंकि प्रोटॉन एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं हो सकता, ठीक। तो वस्तु के लिए आवेशित क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है भाई, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। और इलेक्ट्रॉन में भी क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो फ्री होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान रखना। मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा इसका, बद्ध इलेक्ट्रॉन नहीं होगा भाई, ठीक। आपको ध्यान से समझना है इस चीज़ को, ठीक। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम क्या कर सकते हैं, ग्रेड और निकाल सकते हैं बाहर, ठीक है, जो मुक्त होंगे इलेक्ट्रॉन। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका सेकंड क्वेश्चन है, ठीक। देखो, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत आवेशों, ठीक है, और के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। तो किसने दिया था भाई, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है किसके, आवेशों के बीच, क्या, कूलॉम का नियम। आप पढ़ते हो ना भाई, आपने तो पढ़ाई होगा फर्स्ट चैप्टर में कि दो आवेशों के बीच की दूरी r हो, ठीक है, तो उनके बीच जो बल होता है वो कितना होता है, F = क्या निकलता है, कि Q1 Q2 अपॉन r², ये निकलता है ना कूलॉम के नियम से। तो ये किसके लिए दिया था नियम, ये दिया था आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए कूलॉम का नियम हम यूज करते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको कैंसिल करते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई, ध्यान से आप समझो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ने पर कांच की छड़ पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है। क्या कह रहा है, कांच की छड़ को आप सिल्क से रगड़ोगे, ठीक है। कांच की छड़ को हमें सिल्क के साथ रगड़ना है भाई, कांच की छड़ को हम किसके साथ रगड़ना है, सिल्क के साथ, ठीक है। तो कांच की छड़ को सिल्क के साथ रगड़ने पर जो कांच की छड़ है उस पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है, ये आपको आंसर भाई आपको पता होगा, ठीक है। अब देखो, आप इसका अगर आपने ये पढ़ा नहीं हो तो भाई आप इसका आंसर नहीं दे सकते भाई, ठीक, इस चीज़ का। तो ध्यान रखना, जब भी आप कांच की छड़ को सिल्क के साथ रगड़ते हो तो कांच की छड़ पर जो आवेश होता है वो धन आवेश होता है, ठीक है, ध्यान रखना। और सिल्क पर ऋण आवेश आता है, ठीक। कांच की छड़ को जब सिल्क से आप रगड़ोगे तो ध्यान रखना, कांच की छड़ पर धन आवेशित होता है, धन, और सिल्क पर ऋण आवेशित आता है, ठीक। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, ठीक। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ये तो सिंपल है, आवेश का सही मात्रक होता है भाई, बताओ आवेश का सही मात्रक, ये तो आप आंसर सीधा कर दोगे, टिक, ठीक है। क्या होता है, कूलॉम का नियम। तो इसका तो सिंपल था भाई, क्या था, कूलॉम का नियम, सॉरी कूलॉम का नियम नहीं, ऐसे मात्रक है कूलॉम, ठीक है, ऐसे मात्रक क्या है, कूलॉम है भाई, ठीक, कूलॉम, जिसको हम किससे नोट करते हैं, कैपिटल C से दिखाते हैं भाई, ठीक है, कूलॉम को। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, ये भी सिंपल है। तो भाई इसमें जो 15 क्वेश्चन है ये सिंपल नहीं है, ये समझ लो एकदम आसान है। ऐसे ही आते हैं आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही हैं, क्योंकि ये PYQ में ध्यान रखना आप, कौन क्या है, ये PYQ है भाई, ठीक। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ठीक है। तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलॉम, ये क्या थ्योरी में, ठीक है। हाँ, अगर मैं आपको बता दूं तो देखो, आप ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
क्योंकि वहाँ पर मैंने पूरी सीट डाली हुई है कि किसका कितना मान होता है, इलेक्ट्रॉन का मास, द्रव्यमान, चंद्रमा की त्रिज्या कितनी होती है, पृथ्वी की, ये सभी वहाँ पर आपको नोट्स भी मिलेंगे 12th के, और इंपॉर्टेंट चीज़ भी वहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 1.16 × 10 - 16 कूलम। ठीक है, वैसे इलेक्ट्रॉन पर अगर आप इसकी बात करें तो नेगेटिव साइन दिखाते हैं हम। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट है आपका, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी क्या कर दी जाए, दुगनी कर दी जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हमसे पता क्या कह रहा है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल, ध्यान समझना कौन से बल की बात कर रहा है ये, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी करने के बाद जो बल है ना उसके बारे में बात कर रहा है। ये इस चीज़ को समझना है आपको कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। ठीक है, इतना ऑप्शन देखो, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ एकदम आसान तरीके से। ठीक, एक मिनट आप थोड़ा सा देखो, आपको सिंपल फॉर्मूला पता है क्या होता है इसका, F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है ना। नॉर्मली अगर हम बात करें तो दो आवेश मैंने R दूरी पर रख दी हैं तो ये होता है। अब हम क्या करें, क्वेश्चन फिर क्या कह रहा है पता है कि उनके बीच की दूरी को दुगना कर दो। जैसे एक आवेश Q1 यहाँ पर है, Q2 यहाँ पर है, इनके बीच की दूरी पहले R थी, अब आपने क्या कर दी 2R, दुगना कर दिया। मान लिया मैंने कि पहले जो आवेश थे उनके बीच की दूरी R थी, अब उन दोनों की बीच की दूरी को मैंने दुगना कर दिया, यानी R का क्या हो गया, दुगना, इसका मतलब 2R हो गया, पहले मैंने R माना था। ठीक, अब कह रहा है इसके बाद बल पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, बल पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो देखो जो आने वाला बल है वो F' मालूम है भाई, जो नया बल निकलेगा। ठीक है, देखो कि फॉर्मूला वही लगे ना कूलम के नियम से, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब R के पर क्या है 2R, ठीक है, 2R का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। ठीक, अब देखो अब क्या F', ठीक, देखो F' इक्वल टू, देखो ध्यान से जाते, देखो दो का वर्ग करोगे आप कितना हो जाएगा 4, तो 1/4 यहाँ पर लिख दूँ मैं। ठीक, K Q1 Q2 पर है वो सेम लिखा है मैंने। अब देखो जब आप 2R का स्क्वायर करोगे तो यहाँ से क्या निकलता, 4R स्क्वायर निकलता। देखो 4 को मैंने यहाँ पर पहुँचा दिया भाई, यहाँ पर R स्क्वायर तो वो है ही यहाँ से। अब आप इस चीज़ को देखो ध्यान से, किसको, इस वाली चीज़ को देखो, इस वाली चीज़ को आप देखो, ये दिख रही है ना आपको, ये तो ये क्या चीज़ है, देखो ये है, ये बल वाला दिख रहा है ना, यही बल तो है ये। ठीक, क्या है ये बल, F का माने देखो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर F, तो ये क्या हो जाएगा, तो अब मैं आपको नेक्स्ट पेज बता देता हूँ। देखो F', ठीक है, एक मिनट, नेक्स्ट पेज देखो, F 1/4 ये है ही। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर F आ जाएगा, तो F' कितना हो रहा है आपका, F' हो रहा है 1/4 था भाई। ठीक, और F उसकी वैल्यू F है ना। अब देखो जो नया बल है, ठीक है, आवेशों के बीच की दूरी दुगनी करने के बाद वो पहले वाले बल का कितना हो गया, 1/4 हो गया। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले बल का क्या हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा भाई, इसका राइट आंसर होगा, एक मिनट, ये 1/4 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ऐसा क्वेश्चन है, ठीक, तो आसान था ना, बस जो कह रहा है ना उस काम को कर दो आप इसकी भी कह सकता है इसमें कि आप इसमें क्या परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, आपको बस कुछ नहीं करना, वैल्यू रखना है और आंसर निकाल देना भाई। ठीक है, ऐसे आपको मिल जाएगा जो भी निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है, अब देखो ये थ्योरी का क्वेश्चन है ना, क्या कह रहा है कि धातुओं का परावैद्युतांक होता है। ठीक है भाई, धातुओं का परावैद्युतांक क्या होता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो देखो धातुओं का जो परावैद्युतांक होता है वो कितना होता है, आपको याद होना चाहिए ना, अनंत। कितना होता है धातुओं का परावैद्युतांक, अनंत होता है भाई। ठीक, ये चीज़ अनंत होता है धातुओं का परावैद्युतांक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे मूव करते हैं। ठीक, क्वेश्चन 9 कह रहा है विभव प्रवणता बराबर होती है। देखो बिहार द्वारा 21 में पूछा गया क्वेश्चन था, करंट क्वेश्चन है ना, तो विभव प्रवणता बराबर होती है। तो देखो विभव प्रवणता परिभाषा से निकाल सकते हैं, इसकी डेफिनेशन ही वो क्या बोलती है कि दूरी के सापेक्ष, क्या, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को, विभव को किससे नोट करते हैं हम, बी से। ठीक, किससे करते हैं भाई, बी से। ठीक, बी से। देखो एक आध दो क्वेश्चन इसका चैप्टर 2 से भी है। ठीक, ये है दूरी को किससे, बहुत सॉरी विभव को किससे, वी से। तो क्वेश्चन इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है कि दूरी के सापेक्ष, जैसे अगर मान लो मैंने dv/dx लिखा, इसमें क्या कहते हैं हम, जो dy मैं मैथ के अनुसार लेता हूँ। ठीक है, जहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा,
ठीक। यानी मैंने अगर लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स, तो आप क्या कहते हो, भाग में परिवर्तन x के सापेक्ष, ये कहते हैं ना। जैसे अगर मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपके सामने, तो आप क्या कहते हो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू का मतलब सापेक्ष, ठीक है। डिफरेंशिएशन यानी इसका आप अवकलन करते हो किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। तो जिसका सापेक्ष करते हैं वो क्या होता है, यहाँ पर होता है ना नीचे, ठीक है। तो आप डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करते हो, या डिफरेंशिएशन जो रेस्पेक्ट होता है, जिसके सापेक्ष होता है ना, वो नीचे होता है। सिंपल रूप में अगर मैं आपको बताना चाहूँ भाई, ठीक है, सिंपल रूप में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जो होता है वो यही था, ठीक। अब इसका आंसर हम यहाँ से निकाल सकते हैं, देखो ध्यान से, 1 मिनट। तो परिभाषा क्या बोलते हैं इसकी बोलती है कि दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को, किसके सापेक्ष, दूरी को मैं x से मान लूँ, x से डॉट करते हैं हम वैसे भी बेसिकली, तो x से मान लिया मैंने दूरी के सापेक्ष, किसकी परिवर्तन, किसमें, विभव में। तो विभव को b से मैंने आपको बताया, तो ये चीज़ बोलती है इसकी डेफिनेशन। तो विभव परिवर्तन बराबर होती है क्या, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर। विभव में परिवर्तन हो रहा है, देखो ये किसको दिखाता है भाई, परिवर्तन को दिखाता है डी, ठीक है। तो दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम, विभव परिवर्तन कहते हैं। तो क्या निकला, डी वी ओवर डी एक्स। तो देखो ये तो हो नहीं सकता, डी एक्स अपन डी वी है, ये नहीं हो सकता, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, डी वी ओवर डी एक्स। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वैध फ्लक्स का ऐसे मात्रक है इनमें से, ठीक है। तो देखो वैध फ्लक्स का ऐसे मात्रक हम निकालते हैं। देखो आपको पता है वैध फ्लक्स को फाई से नोट करते हैं, ठीक। तो फाई बराबर क्या होता है, ई ए, ये होता है फॉर्मूला, ठीक। हम एंगल को लिख रहे हैं, यानी ये क्वेश्चन होता है, वैसे हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। फाई बराबर ई ए, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो ई बराबर वी अपॉन एल, आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, ये वी अपॉन एल की अब डी वी लिख देते हैं, यानी ये यहाँ पर होते हैं, दूरी होती है ये चीज़, ठीक है। डी से लिख दो, एल से लिख दो, कोई प्रॉब्लम बात नहीं है, ठीक है। तो ई बराबर बी अपॉन डी, बी क्या है, बी क्या होता है यहाँ पर भाई, बी होता है विभवांतर का मात्रा क्या होता है, वोल्ट, ठीक है, वोल्ट। ये क्या है, दूरी का मात्रा क्या होगा, मीटर। तो ई की यहाँ से जो मात्रा निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, ई, बी क्या हो गया वोल्ट, डी क्या हो गया मीटर, वोल्ट प्रति मीटर हो गया ना। ई का मात्रा क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति, 1 मिनट में कलर ही चेंज कर देता हूँ, ठीक। इसको रफ करके कलर को चेंज कर लेते हैं भाई, 1 मिनट आप। क्या था, वोल्ट, ठीक है, वोल्ट पर इसका क्या था, मीटर, ठीक है। ये हो गया क्या का, ई का मात्रक हो गया ये, इंटू क्षेत्रफल है ना, ए क्या यहाँ पर एरिया, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र, जो मैंने आपको बताया रिलेशन होता है ई इक्वल टू वी अपॉन डी, वी का वोल्ट होता है और ये दूरी है, दूरी का मीटर हो जाए, वोल्ट पर मीटर निकला। एक क्या क्षेत्रफल का क्या मात्रा होता है, मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर गया, क्या निकला, वोल्ट इंटू मीटर, क्या निकला, वोल्ट इंटू मीटर, ये निकला भाई इसका रिलेशन। तो देख लो वोल्ट इंटू मीटर किस में है, तो देखो ये रहा वोल्ट इंटू मीटर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैध फ्लक्स का ऐसे मतलब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था भाई, ठीक है, यूपी बोर्ड 2020 में। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा, ठीक। एबोनाइट की छल को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर, देखो ये जो एक क्वेश्चन थर्ड एक था 10, ठीक है। ये आपको अगर आपने कभी ये क्वेश्चन पढ़ा होना आवश्यक है, इन क्वेश्चन का तभी कर पाओगे अगर आपने पढ़े होंगे, नहीं तो भाई दिक्कत हो सकती है इन क्वेश्चन में, ठीक है। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इन दो क्वेश्चन की। एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। जब आप एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ोगे ना, तो रगड़ने पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है। अब आपको किस पर पूछ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान समझो कि एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर, यानी एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ रहा हूँ, और ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि एबोनाइट की छड़ पर कैसा आवेश उत्पन्न होगा, कौन सी छड़ पर, एबोनाइट की छड़ पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फिर, इसका राइट आंसर होगा आपका भाई, इसका सिंपल है, ठीक है। कैसा, एबोनाइट की जो छड़ है उस पर ऋणावेश उत्पन्न होता है, ध्यान रखना आप, और बिल्ली की खाल पर धनावेश आएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ा होना आवश्यक है, ये 3rd और 10, क्योंकि ये आप वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि ठीक। तो कैसा आएगा, एबोनाइट की छड़ को जब बिल्ली खाल से आप रगड़ोगे तो एबोनाइट की छड़ पर ध्यान रखना ऋणावेश आता है, कैसा आता है, ऋण विद्युत आवेश आता है, ठीक है। ये चीज़ है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि आवेशित खोखले चालक के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा। ध्यान समझना, शब्द को एक शब्द यहाँ पर
आवेशित खोखला चालक कैसा है, चालक कैसा है भाई, आवेशित खोखला चालक है। ठीक है, तो आवेशित खोखला चालक का मतलब क्या है कि आवेशित ये चीज़ होती है कि ये खोखला चालक हो गया, अगर मैं इसको आवेश दूंगा तो आवेश इसकी सतह पर फैल जाएगा, इसके अंदर नहीं होगा। ये होती है ना आवेशित खोखले चालक की, आप इसकी बुराई समझ लो या अच्छाई समझ लो, कुछ भी समझ लो। ठीक है, जब भी आप आवेशित खोखले चालक को आवेश दोगे तो फिर क्या होगा, इसकी सतह पर वो फैल जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है भाई। ठीक है, आवेशित खोखले चालक की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखो मुझे तो इसके अंदर पूछ रहा है वो, यहाँ पर ई कितना होगा इसके अंदर। अब देखो ई अंदर आवेश नहीं है, ठीक है, इसकी सतह पर है ओनली, और अंदर ये विद्युत क्षेत्र हमसे पूछ रहा है, इसका मतलब अंदर आवेश नहीं है, तो ई इक्वल टू क्या होता है, F/Q होता है ना। ठीक, यहाँ पर Q कितना है 0, इसका डिवाइड इसमें करोगे 0 का इसमें करोगे क्या हो जाएगा 0, तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा 0 होगा। ठीक है, आप कहीं से भी इसका रिलेशन निकाल सकते हो। ध्यान रखना, जब आवेश होगा तो तभी तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जब मान लो आवेश ही नहीं है तो फिर वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न क्या करेगा। यहाँ से देखो E बराबर F/Q, Q की वैल्यू 0 रखो, खत्म कहानी। तो आवेश तो 0 है ना, तो जो E की वैल्यू कितनी आएगी वो भी 0 आएगी, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। अब ऐसे भी समझ सकते हो कि जब आवेश ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कौन करेगा, जब आवेश ही नहीं तो विद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न करेगा भाई, कोई नहीं करेगा ना, तो विद्युत क्षेत्र होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 होगा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 क्या कह रहा है, यदि दो आवेशों, क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि दो आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य बल क्या होगा। देखो देखो सेकंड टाइम क्वेश्चन है ये ऐसा ही। ठीक है, अभी हमने किया था दुगना किया था, इसमें आधा कर दिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट ना, तभी 2 बार मैंने क्वेश्चन इसको लिया है भाई। ठीक, तो देखो यदि दो आवेशों के दूरी को आधा कर दिया, पहले तो देखो कूलम के नियम से फॉर्मूला लिख देता हूँ, F बराबर K। अगर हम बात कर रहे हैं कि पहले कंडीशन क्या होगी इसकी, ठीक है, जब दो एक आवेश Q1 यहाँ पर है, दूसरा आवेश Q2 यहाँ पर है, इनके बीच दूरी R है, तब ये यहाँ से निकलेगा कूलम के नियम से इनके बीच कितना बल लग रहा होगा। ठीक है, बराबर K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर लग रहा होगा। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये आवेश आपका Q1, ठीक है, ये आपका है Q2, ये इनके बीच दूरी को उसने कर दिया आधा कर दिया, यानी R/2 कर दिया। ये किया ना उसने, मध्य जो भी दूरी है ये रहा, देखो यहाँ से देख लो, मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए, आधा कर दिया। अब पूछा यहाँ पर जो नया बल है वो कितना है। ठीक है, तो निकालते हम सिंपल, क्या क्या F डैश निकालूंगा, F डैश कूलम के नियम से, तो K आवेश तो वही है, आवेश में देखो आवेश में कोई आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि वो आवेश को कुछ नहीं छेड़खानी नहीं कर रहा आवेश से। ठीक है, ओनली दूरी में वो कर रहा है चेंजिंग। तो अब दूरी कितनी हो चुकी है R/2, तो रखूंगा वैल्यू, तो देखो R²/4 हो जाएगा भाई, जब आप इसका स्क्वायर होता है ना तो R का स्क्वायर, तो R का स्क्वायर R स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा ना। अब देखो 4 ऊपर कौन जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, आपको यहाँ से दिख रहा होगा भाई, 4 क्या बन जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई होकर के 4 ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक, इसको 1 मिनट रुको यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ से जो F डैश है, 1 मिनट, F डैश, ठीक, इक्वल टू, अब देखो यहाँ से 4 तो ऊपर मल्टीप्लाई करके ऊपर पहुँच गया। ठीक, यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक, ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब देखो और तो सब सेम रहेगा ना, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, और तो आप सेम लिख दो भाई। ठीक, सेम लिख दो यहाँ पर, क्या K Q1, ठीक, 1 मिनट में इसको रफ करता हूँ पहले। ठीक, Q2 अपॉन R², ये है ना। ठीक, अब आपको ध्यान से देखो भाई, ध्यान से, क्या कि आपको ये चीज़ दिख रही होगी कि ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक किसकी है, ये वाली वैल्यू इसकी F की है ना। ठीक, ये वाली की वैल्यू किसकी है, F की है। ठीक, ये रहा F की। अब यहाँ पर आप F की वैल्यू पुट कर दो, तो जो F डैश निकलेगा यहाँ से देखो आप, जो F डैश निकलेगा वो कितना हो जाएगा, 4 × F हो जाएगा ना। तो जो पहले बल था उसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 गुना। समझ रहे हो आप यहाँ से भाई, कितना हो रहा है 4 गुना हो रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ये निकल रहा है यहाँ से क्या कंक्लूजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 गुना। ठीक, तो सिंपल था ना, बस ऐसे करते हैं हम इस क्वेश्चन को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे मूव करते हैं भाई। 14 क्वेश्चन है आपका, सजातीय आवेशों में होता है। ये तो सिंपल एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इससे आसान क्वेश्चन आपको शायद नहीं मिल सकता। क्या सजातीय आवेशों में होता है। ठीक, तो सजातीय आवेशों में क्या होता है, सजातीय आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण होता है, जैसे प्लस प्लस नेगेटिव नेगेटिव। तो ये कैसे हैं, ये सजाती हैं। देखो
वर्ड से निकाल सकते हैं आप सजातीय, इसका मतलब समान जात की। समान जात के मतलब समान समान, जैसे प्लस प्लस, नेगेटिव माइनस माइनस, तो ये क्या हो गया, समान हो गई। तो प्लस प्लस क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। रिपल का मतलब प्रतिकर्षण करेंगे एक दूसरे को। अगर ये मान लो वो कहता विजातीय हैं, विजात का मतलब विपरीत हैं, एक प्लस एक माइनस है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो अट्रैक्टिव करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण करेंगे। ठीक है, विजातीय प्रतिकर्षण और सॉरी सजातीय प्रतिकर्षण, विजातीय आकर्षण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। ठीक है, ये आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, किसी विलगित वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, ओहो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो उस पर आवेश होगा, क्या होगा, आवेश। आवेश की बात कर रहा है ये। अब एक चीज़ बताइए मुझे कि कोई मेरे पास वस्तु है, ठीक है, अब मान लिया मैंने, ठीक है, इस वस्तु में क्या है, क्या मानूँ मैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, ठीक है, तो वैल्यू निकलवाएगा ना। इसके अंदर मान लो इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी होंगे, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर क्या होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन होंगे ना स्टार्टिंग में किसी विलगित वस्तु। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, इस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। ठीक है, देखो विलगित का मतलब है कि इसमें समान है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन हैं। ठीक है, कोई अंतर नहीं है। ठीक, तो इसमें से क्या करें, हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं भाई। ठीक है, जब आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे तो एक चीज़ बताइए मुझे, जब आप इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दोगे तो इसमें किस में अंतर पड़ेगा भाई, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन है। बट इस टाइम पर इलेक्ट्रॉन जब हम निकालेंगे तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी ना, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए 17 इलेक्ट्रॉन, इसमें 17 प्रोटॉन। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दीजिए भाई, तो 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 17 प्रोटॉन नहीं रहेंगे, सेम इलेक्ट्रॉन हो गए कम। इसका मतलब इस वस्तु पर पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी इसमें कमी। ठीक है, तो वही सेम कंडीशन, किसी वस्तु एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो उस पर आवेश कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसके उस पर वस्तु पर एक प्रोटॉन के बराबर आवेश क्या हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा ना। तो उस वस्तु पर कितना आ जाएगा, ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं हम तो उसमें इलेक्ट्रॉन कमी हो जाएगी। कितनी कमी होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ही कमी होगी। इसका मतलब उसमें एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा, एक प्रोटॉन के बराबर आवेश बढ़ जाएगा, और प्रोटॉन पर क्या होता है, प्लस का आवेश होता है। ठीक है, प्लस का, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1.6 माइनस। देखो दोनों पर प्रमाण बराबर होता है, पर लेकिन इन दोनों में क्या अंतर होता है, इन दोनों में बस इसकी प्लस और माइनस, इससे हम अलग अलग करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस साइन लेते हैं, प्लस और सारे प्रोटॉन के लिए प्लस लेते हैं भाई। ठीक, और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ना कि प्रोटॉन पर क्या होता है, प्लस ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन इसमें कह रहा है भाई, दो आवेशों के मध्य लगने वाला कूलॉम बल का मान निर्भर करता है। तो ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल निर्भर करता है। ठीक है, तो दो आवेशों के लगने वाला बल किस पर निर्भर करता है, देखो मात्रक पर भी निर्भर करता है, माध्यम पर भी निर्भर करता है, क्योंकि आपको पता है अलग अलग माध्यम के लिए जो आपकी एप्सिलॉन नॉट है ये अलग अलग होती है। ठीक, ये बात के लिए एप्सिलॉन एम यूज करते हैं किसी भी मीडियम में, इसका मतलब ये माध्यम पर भी निर्भर कर रहा है। और अगर आप मान लो भाई, इसकी वैल्यू भी तो अलग होती है ना एप्सिलॉन नॉट के लिए। अगर स्पेशली बात करूँ मैं, अगर मैं एप्सिलॉन नॉट के लिए स्पेशली बात करूँ, इसका अगर हम एम किस पद्धति में वैल्यू की बात करें तो कितनी होती है, 9 × 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर इसका बल कूलम इसका, सॉरी कूलम इसका इंटू मीटर इसका होता है ना 9 × 10⁻9। अब सीजीएस पद्धति में बात करें तो 1 होता है इसका मान। अब 1 होता है, इसका मतलब मात्रक पर भी मान चेंज हो रहा है, तो ये दोनों पर निर्भर करता है, मात्रक एंड माध्यम पर। ठीक है, दोनों पर वैल्यू इसकी चेंज होती है, ध्यान रखना, तो उपरिक्त दोनों पर। तो बस इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम और 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो बस अगर आपको भाई वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो आपको भाई बनता है। ठीक, और आपके नोट्स के लिए आप ध्रुव चौधरी लेक्चर्स टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो बस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।